आखिर कौन लोग हैं जो लेह को जलाकर लद्दाख में ये सब कुछ करना चाह रहे थे? ये आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप कभी लेह गए हैं, लद्दाख गए हैं? अगर आप लेह लद्दाख गए हैं तो मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मौका नहीं लगा, आप लेह लद्दाख कभी नहीं जा पाए, तो आगे मैं जो कुछ कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये लेह लद्दाख जो है भारत का एक ऐसा सीमावर्ती पहाड़ी इलाका है जो बेहद बेहद खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर के टूरिस्ट, दुनिया भर के सैलानी लेह लद्दाख आते हैं, और सिर्फ आते नहीं बल्कि महीनों महीनों वो लेह लद्दाख में गुजार देते हैं। इसका कारण क्या है कि महीनों महीनों लोग आकर लेह लद्दाख में गुजार देते हैं? दरअसल लेह लद्दाख बहुत खूबसूरत है, सिर्फ इतनी बात नहीं, लेह लद्दाख बहुत ज्यादा शांति प्रिय इलाका माना जाता है। आप वहां पर किसी घर में, किसी होटल में आप रुकेंगे ना, तो दूर दूर तक आपको कोई आवाज नहीं आएगी, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। और क्योंकि ये समुद्री तल से इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर जो है ऑक्सीजन कम है, इसलिए जब वहां पर अगर आप जाते हैं या कोई टूरिस्ट वहां जाता है तो एक दिन वहां पर उसको वहां पूरी तरह से रेस्ट करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, ताकि वहां के वातावरण के अनुकूल वो हो जाए। जब मैं पहली बार गया था, लेह लद्दाख गया था, तब मुझे ये बताया गया था कि आप उस दिन कुछ नहीं करेंगे, आप तेजी से बोलेंगे भी नहीं, आप जो है तेजी से चलेंगे भी नहीं, सीढ़ियां भी आप तेजी से ना चढ़ें और नहाएं भी ना, क्योंकि ऐसा सब कुछ करने से आप जो है आपको आपके सांस जो है वो तेजी से, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, आपको जो है वहां पर तकलीफ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आराम से एक दिन पूरी तरह से शांति से बिस्तर पर पड़े रहें। इस तरह का इलाका है लेह लद्दाख। तो ये तो उसका जो पर्यावरण और वातावरण है ये मैंने आपको बताया, जो भौगोलिक स्थिति है वो बताया। लेकिन लेह लद्दाख के बारे में सबसे जो बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, वो ये कि ये भारत का सबसे शांति प्रिय इलाका है। पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको कई किलोमीटर तक चलते रहेंगे, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा। ऐसी खूबसूरत और ऐसी शांति प्रिय जगह है। 2019 से पहले ये जो लेह लद्दाख है ना, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। सोचिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन क्या आपने कभी सुना था कि लेह लद्दाख में कोई आतंकी घटना घटी? कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं होती थी, वहां पर लगातार जो है आर्मी के ऊपर, वहां पे जो सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव होता था। जम्मू में भी ये सब शुरू हो गया था, जम्मू में भी आतंकी घटनाएं होती थी। लेकिन ये लेह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था 2019 से पहले। लेकिन क्या आपने कभी वहां सुना कि वहां पथराव हो गया? कभी आपने सुना कि लेह लद्दाख के अंदर जो है वहां आतंकी घटना घटी? कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा यह भारत का बहुत शांतिपूर्ण इलाका है। लेकिन 24 सितंबर को इस लेह में क्या हुआ? सोचिए, जिसका इतिहास है, जिसको सब लोग जानते हैं, शांतिप्रिय इलाका है। 24 सितंबर को उस शांतिप्रिय लेह लद्दाख के अंदर बाकायदा जो एक भीड़ थी, जो गुस्साई भीड़ थी, या यूं कहना चाहिए जिसको आंदोलित किया गया था, ऐसी जो भीड़ थी वो भीड़ जो है हिंसक हुई। और उस भीड़ ने वहां बीजेपी का दफ्तर जो है उसको फूंक दिया, कई गाड़ियों को आग लगा दी, और साथ साथ वहां सीईसी का जो दफ्तर था उसको आग लगा दी। और सीआरपीएफ की जो गाड़ियां थी, सीआरपीएफ के जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, उनको आग लगाई गई। और वहां पर जो है वहां के जो यूथ थे, वहां के जो लड़के थे, कुछ लड़के जो है वहां पर दिख रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है, वो सीआरपीएफ के ऊपर पथराव कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, ठीक वैसे ही जैसा कभी जम्मू कश्मीर में होता था। अब आप सोचिए कि लेह लद्दाख को, इतने शांतिपूर्ण इलाके को आखिर किसने जला दिया? ये वहां पर जो 24 तारीख को घटना हुई ना, उस घटना में 4 लोग जो हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 4 लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में पुलिस और सीआरपीएफ के लोग भी हैं। और ये पूरी घटना से जो है लद्दाख में लोग, बहुत सारे जो लद्दाख में इतने सालों से रह रहे हैं, वो हैरान हैं। वो कह रहे हैं कि लद्दाख में ऐसा हो गया, हमने तो कभी सोचा नहीं था, हमारी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने लद्दाख में इस तरह की वायलेंस, इस तरह की हिंसा देखी। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि लद्दाख में दरअसल हुआ क्या? ये अचानक से 24 तारीख को क्या हुआ कि पूरे लद्दाख में, लेह में जो है इस तरह से जो है स्थिति हो गई?
यहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से जो लेह का जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये बाकायदा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि ये स्थिति, हालांकि दोपहर 4 बजे तक जो है स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था, लेकिन प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि अगर उस दिन जो है अगर 24 सितंबर को वहां पर कड़े कदम नहीं उठाए जाते तो लेह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, लेह को पूरी तरह से जला दिया जाता। आखिर कौन लोग हैं जो लेह को जलाकर लद्दाख में ये सब कुछ करना चाह रहे थे, ये आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। अब लेह में ये जो आगजनी हुई, ये जो हिंसा हुई, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों का प्रोटेस्ट था। अब स्थानीय लोगों का प्रोटेस्ट जो है वास्तव में स्थानीय लोगों का था या फिर इसको फ्यूल किया गया था, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल देखिए, वहां के स्थानीय लोग, ये कहा जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो चाहते हैं कि लेह लद्दाख जो कि केंद्र शासित अभी प्रदेश है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और जो छठी अनुसूची है वो जो अधिकार है वहां पे लोगों को मिले। इस तरह की कई तरह की डिमांड्स थी जो लेह लद्दाख की जो पूरा जो आंदोलन चल रहा था उन आंदोलनकारियों की कई तरह की डिमांड थी। ये जो डिमांड थी ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो, क्योंकि डिमांड तो इनकी कई सारी थी, स्थानीय जो नौकरियां हैं उनमें उनका हिस्सा हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश की जो मांग चल रही है, आपको मालूम है 1947 से लेकर आज जो पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए लेह लद्दाख में आगजनी हो जाती है, हिंसा हो जाती है। लेकिन 47 से लेकर 2019 तक, 1947 से लेकर 2019 तक ये लेह लद्दाख जो है ना, ये जम्मू कश्मीर का एक खित्ता था, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। जैसे जम्मू कश्मीर का, जम्मू जो है, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसका एक हिस्सा था, एक खित्ता था, एक उसका एक एरिया था। वैसे ही लेह लद्दाख जो है वो भी जम्मू कश्मीर स्टेट का एक छोटा सा हिस्सा था, खित्ता था। छोटा तो नहीं कहना चाहिए, भौगोलिक रूप से बड़ा है, लेकिन आबादी के हिसाब से छोटा कह सकते हैं। और यहां पर जो है सालों से लोग कह रहे थे उनको केंद्र शासित जो है प्रदेश, उनको अलग प्रदेश बनाया जाए, जम्मू कश्मीर से उसको अलग किया जाए। सोचिए, अब्दुल्ला और मुफ्ती जो हैं ये लद्दाख पर इतने सालों से शासन करते रहे, तब वहां पर कभी आंदोलन नहीं हुआ। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार जो हैं उन्होंने जिस तरह से चाहा लद्दाख को ठेला, यहां तक कि लद्दाख की जो जेन्युइन डिमांड थी वो भी कभी पूरी नहीं होती थी। लद्दाख में पैसा नहीं जाता था, क्योंकि क्या होता था, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो पैसा जाता था वो जो है वो श्रीनगर और कश्मीर में पूरा खर्च हो जाता था। ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कश्मीर का होता था, तो इसलिए जो है जम्मू में भी ये लगातार बात उठती थी और साथ साथ जो है लद्दाख में भी यह बात उठती थी कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे हिस्से का पैसा जो है वो सीधा सीधा कश्मीर में खर्च कर दिया जाता है, दिल्ली से जो सारा पैसा आता है वो कश्मीर पे, श्रीनगर पे खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जम्मू को और लद्दाख को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए जो है ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। ये तमाम लोग शिकायत करते थे, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद वहां कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि गोली चली। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां जो आंदोलन हुआ उसमें भी आंदोलनकारी जो है वो शहीद हुए थे, शायद 2 या 3 लड़के शहीद हुए थे। लेकिन पूर्ण राज्य के लिए ऐसा वहां पर हिंसा हो, ऐसा हिंसा का तांडव हो, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो लोग 1947 से अब तक जो है शांति से जो है अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार के अंडर में रह रहे थे, आज जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब बाकायदा इसको जो है लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसकी सालों की जो मांग है, सालों की मुराद पूरी हो गई, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ 2019 से लेकर 2025 के बीच जो है इतना यहां पर ये हो गया, इतना लोग असंतुष्ट हो गए कि अब जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने लगे और उसको लेकर हिंसा कर देते हैं, वहां पर आगजनी कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि दरअसल ये सब कुछ है ना, ये इसीलिए मैंने कहा मांगे इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको छठी अनुसूचित, छठी जो 6 शेड्यूल है वो, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा, तो ये स्थानीय लोगों को नौकरियां, ये सब चीजें जो है, तो ये सब तो सिर्फ बहानेबाजी है। इस सब के पीछे कौन लोग हैं और कौन लद्दाख को और देश को जलाने पर तुले हैं, इसको समझना आज बहुत जरूरी है। देखिए, मोटे तौर पर लद्दाख में ये जो हिंसा हुई उसके पीछे 2 कारण बताए, 2 कारण क्या, 2 चीजें बताई जा रही हैं, 2 लोग इसके लिए, या 2 चीजें जो है जिम्मेदार मानी जा रही हैं। एक सोनम वांगचुक, ये जो सोनम वांगचुक है, ये सोनम वांगचुक आप समझते हैं कि कौन है। सोनम वांगचुक वहां का एक जो है एक ऐसा व्यक्ति है, लद्दाख का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शायद आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि ये सोनम वांगचुक वही है जिसको लेकर के 3 इडियट फिल्म बनाई गई थी। आमिर खान का जो किरदार था ना, फुनसुक वांगडू, दरअसल फुनसुक वांगडू ये बताया गया कि सोनम वांगचुक का किरदार को लेकर के ही फुनसुक वांगडू का किरदार जो आमिर खान ने किया उसको बनाया गया था। और जो 3 इडियट फिल्म बनी थी
थी ये जो है सोनम वांगचुक को इर्द गिर्द रख के बनी थी। अब ये सोनम वांगचुक जो है थ्री इडियट, ये इतना इडियट नहीं है और ऐसा भी नहीं है इतना भोला जो फिल्म में दिखाया गया था। वो मैं आपको इस सोनम वांगचुक पे कल मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने कहा दो लोग इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरे सोनम वांगचुक, जो लेह लद्दाख में जो आगजनी हुई, आग लगी, जो हिंसा हुई, इसके लिए ये दो लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं इस जो है सोनम वांगचुक कितना इडियट है कितना इडियट नहीं है, इस पर मैं कल विस्तार से आपको बताऊंगा, इसके कुछ आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं ये दो लोग क्यों जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोनम वांगचुक है ये वहां पर जो है धरने प्रदर्शन पर बैठा था, भूख हड़ताल कर रहा था पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, और साथ साथ कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस ने यहाँ के युवाओं को भड़काया। अब इसके मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूं, रुकिएगा अभी। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं कि देखिए ये सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, इससे कहा मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सब तो इस तरह से सोनम वांगचुक स्थानीय लोगों को लगातार जो है उद्वेलित कर रहा था। और यहां तक कि जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो इसको लेकर स्टेटमेंट दिया गया तो उसमें कहा गया है कि ये जो सोनम वांगचुक है ये अरब स्प्रिंग टाइप जो है क्रांति करने की, अरब स्प्रिंग आपको पता है ना कैसे वहां तख्ता पलट हुआ और ये सब चीजें, तो अरब स्प्रिंग टाइप जो है वहां पर जो है क्रांति लाने की कोशिश कर रहा था जो है लद्दाख में। और दूसरी तरफ जो है इसने जो जेनजी वाला जो नेपाल का हुआ वो पूरा फार्मूला अपनाया और अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी वाले को इसने मिक्स करके वहां के लोगों को भड़काने की कोशिश की। क्योंकि ये जो तमाम मांगे इसने कहा ना, इन मांगों को लेकर जो बात चली, मैंने कहा जो प्रमुख मांगे हैं इनको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी। आप सोचिए लगातार मीटिंग्स चल रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था 6 अक्टूबर का कोई एक हाई पावर कमेटी की एक मीटिंग रखी गई थी कि जो डिमांड्स है उनके ऊपर चर्चा होगी। ये 6 अक्टूबर को, और इससे पहले 25 और 26 तारीख को भी केंद्र सरकार ने कहा था एक हम प्रिपरेशन मीटिंग कर सकते हैं। तो लगातार मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के और भी आगे जो है चर्चा चल रही थी। 1800 लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नौकरियां देने की तैयारी चल रही थी। लेकिन ये सब कुछ चल रहा था तो अचानक वहां पर आगजनी हो जाती है। तो इसके लिए सीधा सीधा सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि कांग्रेस और सोनम वांगचुक के बीच क्या रिश्ता है ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अरब स्प्रिंग टाइप क्रांति जो है लाने की कोशिश सोनम वांगचुक कर रहा था और नेपाल के तरह जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहा था, और कांग्रेस भी लगातार पूरे देश में वही कर रही है। तो ये पूरी की पूरी टूल किट जो है वो एक जैसी है, और ये टूल किट सोनम वांगचुक की टूल किट और कांग्रेस की टूल किट एक समान है, और यहीं पर दोनों आकर मिल जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ये दो लोग हैं जो सीधे सीधे लद्दाख और लेह को जलाने के जिम्मेदार माने जाने चाहिए। अब मैं आपको प्रमाण भी दिखाता हूं, जिन प्रमाण के आधार पर मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की टूल किट है और जो सोनम वांगचुक की टूल किट है वो। अब आप देखिए कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि 7 दिन पहले जब राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने पहली बार जैन जी का शब्द का इस्तेमाल किया था, जैन जी। और जैन जी शब्द कब इस्तेमाल में आए, कब लोग दुनिया जानने लगी, कब चर्चा हुई, जब नेपाल में वहां पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसके बाद जो है जैन जी की चर्चा चलने लगी। और कांग्रेस पूरी तरह से लगातार जो है ये कह रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जैन जी जो है नेपो किड जैसे जो है उस तरह से, जिस तरह से नेपो किड के खिलाफ आंदोलन हुआ भारत में भी ऐसे इस तरह के पूरा कांग्रेस का टूल किट इसी में लगा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा का सारा जो है एक मिला जुला एक षड्यंत्र, एक साजिश नजर आती है, और इसलिए साजिश की जांच बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। ये जो हिंसा हुई तो वहां पर उसमें एक तस्वीर सामने आई, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहा है, इस व्यक्ति के हाथ में देखिए, इस व्यक्ति के मुंह पर जो है कपड़ा बंधा हुआ है, और इस व्यक्ति के हाथ में एक लोहे की रॉड जैसा हथियार है, और बाकायदा वीडियोज हैं जिन वीडियोज में ये व्यक्ति लोगों को निर्देशित कर रहा है। अब जानते हैं व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है फुनजिंग स्टेंजिंग। फुनजिंग स्टेंजिंग नाम का ये व्यक्ति है, फुनजिंग या फुनजोंग स्टेंजिंग इसका नाम है। ये व्यक्ति जो है कांग्रेस का काउंसलर है। तो ये कांग्रेस का काउंसलर वहां पर इस तरह से हथियार लेकर मुंह पर कपड़ा बांधकर लगातार घूम रहा था। तो अब ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या कांग्रेस के ऐसे जो लोकल लीडर से क्या उन्होंने लोगों को भड़काया? अब इसका मैं आपको एक और प्रमाण देख रहा हूं कि किस तरह से ये पूरी हिंसा पूर्व नियोजित थी और किस तरह से पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, और किस किस को टारगेट करना ये भी तैयारी थी। दरअसल 24 तारीख को यह हिंसा हुई और 23 तारीख को लेह के अंदर बाकायदा कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का एक काउंसलर जो है उसका बयान आपको सुनवाता हूं। ये लद्दाखी भाषा में है, आप इसका बयान जो है वो आपको सुनवाता हूं। उसके बाद मैं आपका इसका अनुवाद शब्दशः बताऊंगा, इसने
उसने लद्दाख की भाषा में क्या कहा, और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी हिंसा जो है, जिस तरह से लगातार भारत को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की साजिश की जा रही है, ये पूरी की पूरी साजिश जो है लद्दाख में जो कुछ हुआ ये उसी टूल किट का हिस्सा है। पहले आप बयान सुनिए। ये कांग्रेस काउंसलर है जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दिन पहले कह रहा है, सुनिए जरा इसको। तेरे आ रहे CRPF दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तंग तंग बीजेपी ऑफिस खोना है उसे कोंगसा थम से फीत ना और दो क्या मैं मतलब नरंग गारू जिल्ला तंग ना तोंगे जजले मजा नहीं मी पूरा ठीक है नीचे ऑफिस ला योमत नीचे ऑफिस ना कोंगसा थम से फीत ले जुलूस हम ना जुआ फले चंगतांग नुब्रा शाम गारू सन योतन उसको चिकता ले आले। सुना आपने ये, अब ये क्या कह रहा है मैं आपको इसका अनुवाद पूरा करके बताता हूं। ये व्यक्ति कह रहा है, कांग्रेस का काउंसलर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, इसलिए ये बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चुनौती दे रहा है। कह रहा है जितनी CRPF लगानी है लगा लो। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है जितनी CRPF लगानी है लगा लो, तब भी तुम रोक नहीं पाओगे। हम बीजेपी के लोगों को घसीटेंगे, हम बीजेपी दफ्तर के पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर पहुंच करके बीजेपी के लोगों को हम घसीट के लाएंगे और मैं खुद पत्थर मारूंगा बीजेपी दफ्तर पर। और ये सब लोगों को बुला रहा है, कह रहा है कि आइए इस तरह से, जो ये सीधा सीधा कह रहा है कि जो मर्जी कर लो, सुरक्षा बल लगा लो, कुछ कर लो, हम बीजेपी के दफ्तर जाकर लोगों को घसीट कर जो है सड़कों पर निकालेंगे। और वही हुआ, बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया और इस तरह की चीजें हुई। तो ये तो इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या मिलेगा। और जैसे मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस की पूरी टूल किट का हिस्सा, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जो है वो किस टूल किट का हिस्सा, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं बताऊंगा सोनम वांगचुक जो है वो इतना इडियट नहीं है जितना इडियट उसको फिल्म में दिखाया गया। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये सोनम वांगचुक जो है ये बाकायदा पाकिस्तान जाता है, ठीक है। ये सोनम वांगचुक है, ये कश्मीर पे प्लेबिसाइड करने की, यानी कश्मीर में जनमत संग्रह जैसी बातों करता है। और ये नेपाल, बांग्लादेश से सब इसके बयान मेरे पास हैं। मैं आपको कल जो है अपनी वीडियो बना करके इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में जानना समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो 3 इडियट बनी थी ना, उस 3 इडियट में इडियट ये नहीं थे, इडियट हम लोगों को बनाया गया ये दिखाकर कि ये सोनम वांगचुक कैसा आदमी है, और इसको ग्लोरीफाई करके और इसकी एक छवि ऐसी बनाकर इसको किस तरह से लोकप्रिय कर दिया गया, ताकि भारत में होने वाले, आगे आने वाले दिनों में जो षड्यंत्र हो, उन षड्यंत्रों में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये 3 इडियट में इडियट ये नहीं था, इडियट हमको बनाया गया। ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज ये समझ लीजिए, लद्दाख में जो हुआ है वो पूरे देश में करने की तैयारी है। इसके प्रमाण बार बार मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए बहुत सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे वोट चोरी की बात हो, चाहे वोट चोरी का जो पूरा नैरेटिव है, या दूसरा नैरेटिव है भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, या ये कहे कि भारत में जो है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही, या ये कहा जाए कि भारत का चुनाव आयोग जो है सरकार की गोदी में बैठा है, भारत का ये नैरेटिव बनाया जाए कि भारत में मीडिया जो है बिक गया है, गोदी मीडिया है, लोगों की बात नहीं करता, या फिर ये कहा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। तमाम जो नैरेटिव है ना, ये लोगों को भड़काने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंशा जो है सिर्फ एक ही है, तख्ता पलट करना, मोदी सरकार का तख्ता पलट करना। और वो तख्ता पलट डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, हिंसा करके, ठीक उसी तरह से जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। और इसकी जो है एक तरह से छोटी सी झलक हमको लद्दाख में दिखाई दी। उम्मीद करेंगे लद्दाख में शांति कायम होगी, और उम्मीद करेंगे सरकार वहां के जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। और लद्दाख की जो बीमारी है ना कि जलाने की, ये जो है देश में कहीं ना फैले, इसके लिए हम सबको प्रे भी करनी है, लेकिन हम सबको बहुत सावधान भी रहना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान कर रखना है जो इस तरह से भारत को चाहते हैं कि भारत में जो है इस तरह से अरब स्प्रिंग लाएं, भारत को जो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाया जाए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।